कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो है मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि उत्तराखंड एलटी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका अधिगम का जो वक्र पठार और अधिगम का स्थानांतरण यानी कि लर्निंग का जो पठार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो अधिगम जो अक्षमताएँ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखना पूरी वीडियो को और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड जो लेक्चरर है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं लिए हैं या जो भी नए यूजर्स आए हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं और अब बिना किसी देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं वो है अधिगम या लर्निंग, उसका वक्र पठार एवं अधिगम इसका स्थानांतरण क्या क्या होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम का वक्र क्या होता है। तो अधिगम तो आप समझते हैं ना, इतनी बार ये वर्ड आ चुका है। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो अधिगम के वक्र का मतलब होता है सीखने की मात्रा, गति, उन्नति या अवनति यानी कि बढ़ना या कम होना, उस सबको दिखाने वाला जो एक वक्र होता है, या एक आप उसको चार्ट कह सकते हैं, या उसको आप गणितीय भाषा में कह सकते हैं, कर्व कह सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सब आपका अधिगम वक्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही होती है इसके अंदर कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्किनर ने जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या कहा। तो जो अधिगम का जो वक्र है वो किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज पर विवरण है। ओके, यानी कि कोई भी हमें क्रिया दी गई है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी उसमें डिक्रीज हुई, इन सब का अगर कागज़ पे एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम अधिगम का वक्र कहेंगे। और ये परिभाषा स्किनर की दी हुई है। ओके, स्किनर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बड़े जो है मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे। चलते हैं आगे। गेट्स एवं अन्य, उन्होंने क्या कहा, अधिगम जो वक्र है वो सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ओके, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जो गति होती हैं और जो प्रगति होती है, इन सबको जो है अभिव्यक्त करता है, तो वो हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ डेफिनेशन है। आगे जो है नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है रेमर्स। रेमर्स जो है उन्होंने कहा कि सीखने का वक्र किसी दी गई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। ओके, तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि जो सीखने का हमारा वक्र है, लर्निंग कर्व, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जो उन्नति होती है उसकी गति कभी भी एक समान नहीं होती है। सेकंड, प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था की तुलना में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। यानी कि शुरुआत में जो है हो सकता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो रहे, लेकिन बाद में जो है वो प्रोग्रेस की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा है, प्रारंभ में जो है गति वो तीव्र होती है, परंतु यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो प्रारंभ में गति तीव्र हो, अधिगम की वो स्लो भी हो सकती है। नेक्स्ट, सीखने में प्रतिदिन जो है वो उतार चढ़ाव आता रहता है, पर सीखने की जो प्रगति है वो हमेशा एक निश्चित दिशा की ओर होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं आपके लर्निंग या वक्र, सीखने के वक्र की। अब हम देखते हैं कि इसके क्या कारण हैं वक्र के उतार चढ़ाव के कारण। तो वो हैं उत्तेजना, थकान, प्रोत्साहन या संतुलन। ये सारे जो रीज़न है ये हमारे वक्र के अंदर उतार या चढ़ाव के होते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिगम जो है वो वक्र वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो अधिगम वक्र होते हैं हमारे लर्निंग कर्व वो मेनली दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सरल रेखीय वक्र, जिसको हम कहते हैं समान निष्पादन वक्र। तो इसमें क्या होगा, जो सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये आपका ये सरल रेखीय वक्र है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऊपर की साइड है ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो लगातार जो है वो एक स्टडी रूप से जो है वो सीखता ही जाता है बच्चा। इसमें बिल्कुल सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आपका पहला प्रकार है आपका सरल रेखीय या समान निष्पादन का वक्र। नेक्स्ट है हमारे पास हास्य निष्पादन
उन्नोत्तर या ऋणात्मक, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स वक्र भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में जो है वो हमारी जो सीखने की वो गति होगी वो तीव्र होती है, लेकिन बाद में वो मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो यही जो कर्व है ये क्या बनाता है, लर्निंग का एक पठार बनाता है। अब पठार क्या होता है देखते हैं आगे। देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो है वो लर्निंग धीरे बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो स्टडी हो गई है और वो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुत्तर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, ऋणात्मक उन्नति जो है उसको सूचकांक भी कहते हैं, या हास निष्पादन वक्र। इतने सारे जो नाम हैं ये सारे इसी के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है ये पठार की तरह हो जाता है। पठार क्या होता है, जो पर्वत होते हैं उनसे जो छोटी आकृति होती है उसको पठार कहते हैं, और वो कैसे होते हैं, ऊपर से सपाट होते हैं, है ना, फ्लैट होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो कर्व होता है ये फ्लैट हो जाता है सीखने का, और वो उसमें एक तरह से एक स्थिरता आ जाती है। वो बच्चा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है और एकदम उसके सीखने में एक जड़ता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे वो और नीचे की ओर चला जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो है कुछ बच्चे हम देखते हैं कि छोटी क्लासेस के अंदर तो वो बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े क्लास के अंदर जाते हैं उनके अंदर एक जड़ता सी आ जाती है, सीख ही नहीं पाते हैं वो, और उनकी जो आपकी पढ़ाई के अंदर जो लेवल है वो गिरता जाता है और धीरे धीरे बड़ी क्लासेस तक वो और ज़्यादा गिरता चला जाता है। तो ये जो है वो हमारा गुणोत्तर वक्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो लोकप्रिय है ये सबसे लोकप्रिय वक्र है, क्योंकि जो कला विषय है उसमें इसी प्रकार का जो है वक्र बनता है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो हमारे पास तीसरा प्रकार का वक्र है वो है धनात्मक वक्र, वर्धमान या ननोत्तर या कॉनकेव जो वक्र है कर्व इसको कहा जाता है। तो कॉनकेव की तरह होता है ये, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के लेंस आपने सुने होंगे। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो उसकी जो आकृति होती है इस प्रकार से होती है, तो उसी प्रकार से ये कर्व होता है। इसमें जो है प्रारंभ में जो है वो हालांकि गति धीमी होती है, लेकिन बाद में ये गति जो है वो तीव्र हो जाती है। जैसे कि गणित और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें इस प्रकार का वक्र पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अधिगम यानी सीखने की जो मात्रा है ये और ये लगने में समय है, तो धीरे पहले तो धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से जो है कर्व में तेजी से जो है वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब तेजी से बच्चा जो है वो अधिगम या लर्निंग कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अधिगम की मात्रा ऊपर को दिखाती है। तो इस कर्व के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो सीखने की गति है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो जो मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें इस प्रकार के कर्व अक्सर देखा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वो है मिश्रित या अवग्रास एस टाइप वक्र। तो एस टाइप वक्र जो होता है उसमें क्या होता है, प्रारंभ में जो है वो गति हो तीव्र, लेकिन फिर धीमे और फिर तेज, फिर धीमे, यानी कि लगातार चेंज होती रहती है, लगातार चेंज, और इस कारण से ये बनाता है एस की आकृति। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक एस आकृति में। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है अधिगम को सीखना, यहाँ पर लगने वाला समय, तो जो है वो इसको जो अधिगम है उसको उसमें पहले तो गिरावट आई, फिर उसमें फिर उतार चढ़ाव आ रहा है, फिर जो है वो थोड़ा सा स्टेडी रहकर और फिर थोड़ा सा गिरावट आ रही। तो इस प्रकार से लगातार कभी कम तो कहीं ज़्यादा होता रहता है। तो इसको मिश्रित कर्व या अवग्रास वक्र भी कहा जाता है, एस टाइप जो है कर्व भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे कर्व होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लर्निंग कर्व क्या होते हैं। अब है कि वक्र जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें जो है जो फैक्ट्स जो हमें कर्व को इफेक्ट करते हैं वो हैं पूर्वाभ्यास, पूर्वानुभव, यानी कि कितना जो है वो पूर्व का अनुभव है। दूसरा, अभ्यास, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है किसी सब्जेक्ट का। फिर सरल से कठिन की ओर जो है वो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर किसी को एकदम से कठिन चीज़ें दे दी जाएगी तो उसका शुरू में ही जो है अधिगम रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौशल, किस प्रकार की स्किल प्रदान की जाती है। दूसरा, उत्साह यानी और रुचि, कितना जो है मोटिवेशन बच्चे को दिया जा रहा है। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ चीज़ें। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है अधिगम के पठार की अब बात करेंगे हम। थोड़ा जो हमने अभी बात की उसी के बारे में बता रखा है। जब सीखने की में उन्नति व अवनति का बोध नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। यानी ये पठार आ गया समझ लो, यानी कि ना तो प्रोग्रेस हो रही ना गिरावट हो रही, इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो परिभाषा क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं स्किनर जो है उन्होंने क्या कहा है। अधिगम पठार वह स्थिति है जिसमें उन्नति तथा अवनति का बोध नहीं होता है। रैक्स और नाइट जो है उनके अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है।
ओके, तो यहाँ क्योंकि जब एक अवस्था से बाद दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसके बाद जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें बच्चा जो है वो एक तरह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वो जो पीरियड है वो पठार का पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट है सोरेनसन। इन्होंने क्या कहा है, सीखने की जो अवधि है उसमें पठार कुछ दिनों, सप्ताह या महीनों तक रह सकता है, तो अलग अलग अवधि इसकी हो सकती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास पठार के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि प्लेट्यू यहाँ पर बन रहा है, तो प्लेट्यू बनने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला, विषय रुचि में अभाव, विषय के संबंध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो बच्चा उसमें ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उसको उस धीरे धीरे उसमें और कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर थकान, अगर बच्चा थका हुआ है, उसका मन ही नहीं है। फिर है मानसिक अस्वस्थता, मेंटली रूप से अगर किसी प्रकार से उसे कोई दिक्कत है, अस्वस्थ है। फिर है सीखने की उचित अनुचित विधियाँ, मतलब सिखाने के लिए सही विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। फिर है अभ्यास का अभाव, प्रैक्टिस नहीं की जा रही है सब्जेक्ट की, तो जाहिर सी बात है बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो सकता है ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, ये किसने बोला था, कालिदास ने शायद, है ना। उपयुक्तता न होना, यानी कि हमें नहीं लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे उपयुक्त है, यानी इसका कोई यूज़ है, तो इसलिए हम नहीं सीखेंगे उसको। फिर है आवश्यकता के अनुरूप नहीं, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। फिर है कार्य कार्य की जटिलता, यानी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो सब्जेक्ट है या कार्य है। फिर है मनोशारीरिक दशा, यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं है। फिर है पुरानी जो आदतों का नई आदतों से संघर्ष, तो ये है लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। फिर है जटिल जो कार्य है के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना। और नेक्स्ट है व्यवधान व प्रेरणा का अभाव, यानी अगर मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने में किसी प्रकार का व्यवधान है, घर की स्थिति खराब है, तो ये सारे व्यवधान हो गए, तो उस स्थिति में भी जो है पढ़ने में पठार की स्थिति आ जाएगी। फिर है नकारात्मक कारक, यानी कि व्यक्ति जो है वो आलसी हो गया है, ध्यान भंग हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। फिर है उत्साहहीनता, कोई भी उत्साह नहीं है। और नेक्स्ट है ज्ञान का अभाव, कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ रीज़न थे प्लेट्यू आने के। अब है इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, निराकरण यानी कि आपका समाधान भी तो करना है। तो समाधान करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीखने के समय का वितरण करना होगा, यानी उचित समय सारणी को बनाकर सीखने के समय को डिसाइड करना होगा। फिर है उत्साह के साथ सीखना, यानी कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर है सामग्री, पाठ्य सामग्री का संगठन, यानी उचित पाठ्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो अच्छा हो। फिर है शिक्षण विधि में परिवर्तन, अगर किसी एक विधि के माध्यम से नहीं सीख पा रहा है बच्चा तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो चीज़ें उसको अंदर नहीं बैठ पा रही उसको दूसरे तरीके से बैठाना पड़ेगा। फिर है प्रेरणा तथा उद्दीपन, यानी कि उचित प्रेरणा और स्टिमुलस का अभाव है। अगर उसको उचित स्टिमुलस दे दिया जाए, बच्चे को मोटिवेशन या पुनर्वनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से कोई अन्य स्टिमुलस प्रदान कर दिया जाए जिससे कि उसका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए, तो फिर से जो है उस पठार को फ्लैट किया जा सकता है, सॉरी उस पठार को अगेन जो है ऊपर उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्राम, यानी कि उचित आराम भी दिया जाना चाहिए और अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ रीज़न। अब हम आगे देखते हैं कि अधिगम जो है उसका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस प्रकार से होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। जो पूर्व में सीखे गए जो ज्ञान है उसका नई जगह प्रयोग होना ही अधिगम का स्थानांतरण है। तो पूर्व में हमने जो ज्ञान सीखा उसको हम अगर किसी दूसरी जगह यूज़ करते हैं तो वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। अब ये किस किस प्रकार से होता है, सबसे पहले तो परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र से सीखने के दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट हमारे पास कार्ल सेनिक, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त, आदतों तथा निपुणता अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। ओके, चलते हैं आगे। आगे अब बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, क्या क्या टाइप के इसमें जो है वो प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है दोस्तों धनात्मक या सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि जो नया ज्ञान है वो सीखने में पुराना ज्ञान जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। जैसे कि अगर हम हिंदी
का ज्ञान हमें तो है तो हम संस्कृत आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हिंदी के ज्ञान ने हमें संस्कृत का ज्ञान सीखने के अंदर एक तरह से मदद की है, लर्निंग का एक तरह से पॉजिटिव धनात्मक ट्रांसफ़र हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। आगे जैसे कि अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं तो आसानी से हम क्या सीख सकते हैं, बाइक चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैलेंस तो बना हुआ है, तो हमें बस बाइक को गियर डालने ही सीखने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है पुराने जो ज्ञान ने हमारे अंदर नए ज्ञान को सीखने में मदद की है। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नया ज्ञान होता है उसको सीखने में पुराना ज्ञान हम इस रुकावट को पैदा करते हैं। तो इस प्रकार को ये ऋणात्मक ट्रांसफ़र हो गया। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अंग्रेजी की गिनती अगर हमने सीखनी है तो जो हिंदी की गिनती पहले से हमने सीखी हुई है तो वो हमें क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी, क्योंकि हमने हिंदी में उस अक्षरों को पढ़ लिया है ना। जैसे कि आपने अगर टेबल, हमने देखा कि बचपन में हमने टेबल जो है वो हिंदी में याद कर दिए पहाड़े। अब यहाँ पर जो है हमको कोई इंग्लिश में सिखाए उसको, तो हमें क्या होगी, दिक्कत के उसके अंदर पैदा होती है। या अगर आप किसी भारत के अंदर जो है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सीखे हुए हैं और अगर आप अचानक विदेश चले जाते हैं और वहाँ पर आपको राइट हैंड ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो आपके लिए वो थोड़ा कठिनाई वाली स्थिति हो जाएगी। यानी कि पुराना जो अधिगम होगा वो नए अधिगम में रिकॉर्ड पैदा करेगा। तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शून्य स्थानांतरण, यानी कि जब इन दोनों में कोई भी संबंध ना हो, पुराना जो ज्ञान है और नए ज्ञान जो है वो दोनों अपने आप में अलग हो, है ना। यानी कि दो, जब आप सेपरेट अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे खाना बनाना और गाड़ी चलाना, तो इनके बीच में कोई भी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। ओके। तो जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने इसे अधिगम का स्थानांतरण ही नहीं माना है, तो यहाँ पर तो जीरो स्थानांतरण हुआ है। नेक्स्ट है अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत। तो इसके भी दो सिद्धांत जो हैं वो प्रचलित हैं मेनली। पहला है प्राचीन सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सैद्धांतिक औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण आदि प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आधुनिक सिद्धांत, यानी मॉडर्न जो थ्योरी है उसमें उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर है समरूप तत्वों का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया, फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत जो कि CH ने दिया, और फिर है आदर्श एवं मूल्यांकन का सिद्धांत जो कि बागले के द्वारा दिया गया। तो ये हैं हमारे 3 सिद्धांत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी कि हम जो अधिगम होता है उसमें जब अक्षमता किस प्रकार से होती है। अक्षमता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का आपकी डिसेबिलिटीज़, है ना, या उसमें कठिनाई उत्पन्न होना। तो ये भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द जो हैं वो डिस प्लस लेक्सिक से मिलकर बना हुआ है, और इनका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कथन भाषा या डिफ़िकल्ट स्पीच, कठिन होगा ये। तो वर्ष 1887 में जो जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ हुआ करते थे उनका नाम था रुडोल्फ बर्लिन, इनके द्वारा खोजे गए इस शब्द को वह शब्द अंधता भी कहते हैं। ओके, यानी कि वर्ड ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया को भाषाई तथा सांकेतिक कोडों, भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं के का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में देखा जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर कुल मिला के अंकों को या संकेतों को या भाषा को समझने या पढ़ने में दिक्कत वहाँ पर पैदा होती है। यह भाषा के रूप, लिखित रूप, मौखिक रूप, भाषाई दक्षता को एक तरह से प्रभावित करता है। तो इसके क्या क्या टाइप्स हैं हम देख लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित टाइप है। पहला है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यानी कि वर्णमाला पढ़ने में दिक्कत होगी बच्चे को। अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने में कठिनाई, उचित जो है उच्चारण नहीं कर पाएगा। एकाग्रता में कमी आ जाएगी, बच्चे जो हैं वो पढ़ते समय जो किसी कोई जो वर्ण होते हैं उनका लोप कर देंगे। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर से उधर कर देना, जैसे नाम को मान कर देना, सावक को साक, इस प्रकार से पढ़ना। वर्तनी में दोष जो है वो पीड़ित होना। फिर है समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। फिर है शब्दकोश का अभाव, यानी कि उचित जो है शब्दकोश नहीं मिल पा रहा है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर है भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव और क्षीण स्मरण शक्ति। तो ये जो जितने भी हमारे कारक हैं ये सब डिसलेक्सिया जो है उसके अंदर जो है इस प्रकार के जो है वो लक्षण देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता, यानी कि आपकी राइटिंग की क्षमता उसको प्रभावित करता है,
और यह वर्तनी जो संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन यानी बैड हैंड राइटिंग्स और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने की कठिनाई के रूप में जाना जाता है। ओके, तो आपको अगर किसी भी प्रकार से, आपने देखा होगा कई लोगों की जो राइटिंग है वो बहुत ही भद्दी होती है, वो पहचानने में नहीं आती, तो इस प्रकार के ये डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है। तो इसके क्या क्या लक्षण है? लिखते समय स्वयं से बातें करना, देखा होगा आपने कुछ बच्चे खुद से ही बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं लिखते टाइम। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी एवं नियमित रूप से रूप और आकार वाले अक्षरों को लिखना। फिर है पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। फिर है लेखन जो सामग्री है उस पर कमज़ोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज़ के बहुत नज़दीक पकड़ना, यानी कि आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत नज़दीक इस प्रकार से नीचे आंखें करके जो है वो लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है। अपठनीय हस्तलेखन लेखन, यानी कि बिना देखे हुए वो लिख नहीं पाते हैं। फिर है लाइनों का ऊपर नीचे करना, शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना, कहीं पे ज़्यादा गैप छोड़ना, कहीं पे कम छोड़ना, अपूर्ण अक्षर लिखना या शब्द लिखना। तो ये सारे के सारे हमारे डिसेबिलिटीज़ के अंदर लक्षण होंगे। उपचार क्या हो सकता है? उपचार है इसका एक ही उपचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेखन का अभ्यास करवाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों वो है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया आप नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो ये एक व्यापक पद है जिसका जो प्रयोग वो गणितीय कौशल की अक्षमता के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अंक हैं, संख्याएं हैं, उनके अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है। यानी कि न केवल कैलकुलेशन, बल्कि अगर आप फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर पा रहे बच्चे, वो उसको रखना नहीं आ रहा, फॉर्मूले में कुछ रखना नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ें जो है अंक गणितीय समस्याओं के अंतर्गत आएगी, डिसकैलकुलिया के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस तथा फेजिया, जिसके अंतर्गत जो है अर्थ अक्षमता या वाक से मिलकर होते हैं, बने होते हैं। शब्द जो है डिस्फेजिया शब्द का अर्थ है वाक अक्षमता यानी बोलने के अंदर कठिनाई। यह एक भाषा और वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचारों की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई को महसूस करते हैं, यानी वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क में क्षति यानी कि ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हो जाएगा कि ब्रेन मस्तिष्क में जो है अगर क्षति होती है उससे कौन सा विकार होता है? डिस्फेसिया। आगे है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इसमें ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में जो है वो कठिनाई को महसूस करते हैं। अध्ययन अक्षमता, मानसिक मंदता, दोनों पद सामान्यतः हम क्या करते हैं, आदमी लोग एक सामान्य आदमी भाषा में एक दूसरे के पर्याय हैं और भ्रमवश वे इन दोनों को एक ही जैसा समझ लेते हैं। यानी कि एक तो होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज और दूसरा होता है मानसिक मंदता यानी कि स्लो लर्नर्स। तो ये दोनों हम जनरली एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत है। अधिगम में अक्षमता यानी डिसेबिलिटीज अलग होती है और मानसिक मंदता स्लो लर्नर्स अलग होता है, इनके बीच में अंतर होता है। कैसे होता है? एक स्लो लर्नर्स जो है वो औसत से कम बुद्धि वाला बालक होता है जिसकी सोचने की क्षमता उस आयु वर्ग समूह के बालकों के लिए निश्चित किए गए मानदंडों से कम होती है। ऐसे जो बालक होते हैं वो विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो उनके लिए हैं, लेकिन उस आयु के समान बालकों की तुलना में सार्थक रूप से धीमी गति से जब एक अधिगम अक्षम बालक औसत या ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो उसे कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जो अधिगम को बहुत ज़्यादा कठिन बना देती हैं। इस प्रकार अधिगम अक्षमता स्लो लर्नर से भिन्न संप्रति है, यानी कि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इनके बीच में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिया मॉर्फिन से आप समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को मति भ्रम हो जाता है। इसमें जो है उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण हैं, जैसे कि हाथ पैर जो है छोटे हैं या शकल खराब है। इस प्रकार से जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स वाली भावना आ जाना, उसको कहते हैं डिस्मॉर्फिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्थीमिया, जो कि एक प्रकार के गंभीर तनाव की अवस्था या डिप्रेशन की अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। अब हमने एक चीज़ और है देखनी है,
वो है लर्निंग गैप। लर्निंग गैप क्या होता है? लर्निंग गैप से अभिप्राय है कि एक विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार क्या सीखा और उसने कितना सीखना चाहिए था, मतलब कितना वो सीखा और कितना सीखना चाहिए था, उनके बीच में वो गैप रह गया है। तो इसका जो अंतर है वो लर्निंग गैप विद्यार्थी की उम्र और उसको मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मानते हैं कि किसी कोई विद्यार्थी है जिसकी उम्र 15 साल है, तो वो कक्षा 8 में पढ़ता है, और उसी का जो दोस्त वो है वो उसकी उम्र 14 साल है। लेकिन इस स्थिति में 15 साल वाले बच्चे वाले उम्र के विद्यार्थी का जो लर्निंग गैप है वो आपका 1 वर्ष है, यानी कि वो अपने ही सहपाठी से 1 साल पीछे है। वो अभी 8वीं में ही पढ़ रहा है और उसका जो दोस्त है वो 14 साल की उम्र में 8वीं में पढ़ रहा है, तो 1 साल का उनके बीच में लर्निंग गैप हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि रमेश जो कक्षा में रमेश है वो 15 चैप्टर पढ़ चुका है और कक्षा के अन्य विद्यार्थी 20 अध्याय जो हैं या चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में लर्निंग गैप कितना हो गया? सीधे सीधे जो है वो 4 अध्याय का लर्निंग गैप, या सॉरी 5 अध्याय का लर्निंग गैप हो जाता है। तो इस प्रकार हो सकता है कि इसमें क्या कारण हो कि जो रमेश है वो अपने घर में हाथ बटाता हो, इस वजह से उसे पूरी कक्षा में पूरे व्याख्यान में बैठने के अवसर न मिलते हों, या वो घर के अंदर पे उतना ज़्यादा उसके अंदर ध्यान नहीं दे पाता होगा, तो इसलिए उसके बीच में ये लर्निंग गैप आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो संपूर्ण अवसर अगर उसे मिले और इस प्रकार के अवसर मिलने पर वो जो इस अंतर को पूरा कर पाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? लर्निंग गैप को भरना कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा लर्निंग गैप कहलाता है। और दोस्तों एक होता है जेड पी डी। जेड पी डी आपने सुना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है? एक एक तो होता है कि जो है जिसको हम कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि एक हम बच्चे का जो विकास है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड सपोज ये है, और हुआ जो एक्चुअल है वो कितना है, ये हुआ है। सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कि एक्चुअली में जो है वो सपोज इतना होना चाहिए यहाँ पर, और हमें जो प्राप्त हुआ है वो इतना हुआ है। तो जो सीखने का चीज़ होती है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होती है, और ये जो क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं? जेड या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इनके बीच का जो ये गैप है इसको भरना किसके माध्यम से होता है? स्कैप होल्डिंग के माध्यम से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है कि स्कैप होल्डिंग या स्कार्प होल्डिंग क्या कहलाता है। तो बच्चे को एक छोटी सी हेल्प प्रदान करके उसको उस स्तर पर पहुंचा देना कि वो अपना काम उस चीज़ को पूरा कर पाए या समझ पाए, तो उसको हम कहते हैं स्कार्प होल्डिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो लर्निंग गैप को भरने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था दोस्तों आज का जो सेशन। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।